जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हम डिटर्मिनेंट का रिकैप करने वाले हैं, मतलब जो जो चीज़ें हमारी डिटर्मिनेंट में ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और जो जो चीज़ों से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम उन सब टॉपिक्स के बारे में आज डिटर्मिनेंट में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली डिटर्मिनेंट की जब हम बात करते हैं ना, जिनके 7 या 8 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हमारे लिए सबसे एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और जो हमारे मतलब एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। डिटर्मिनेंट पे एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, या फिर जो हम 2 रूल्स पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में, उनसे कुछ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बेसिकली मैट्रिसेस से रिलेटेड होकर आता है। ऑलराइट, तो हमारी वो प्रॉपर्टीज वहां पर आती हैं। अभी आप कुछ देखेंगे कि हमने प्रॉपर्टीज वहां जब हम कर चुके हैं, मैट्रिसेस में जो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही प्रॉपर्टीज अब हम डिटर्मिनेंट में थ्रू प्रॉपर्टीज या थ्रू कुछ थ्योरम्स हम उनको समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिटर्मिनेंट असल में होता क्या है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट हमने निकालना बहुत अच्छे से सीखा था। ठीक है, हमने कैसे निकालते हैं, हमें कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, 2x2 की है मेरे पास, अभी मैं ये 2x2 की ले रही हूँ, A21 एंड A22। जब भी मुझे किसी भी मैट्रिक्स, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, जब भी मुझे डिटर्मिनेंट निकालना होता है, वी डिनोट इट एज दिस। ठीक है, मैं डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ, ये मेरे पास A मैट्रिक्स है, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल रही हूँ। कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स? कैसे निकाला जाता है? जब 2x2 है तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ दीज टू, यानी मैं मल्टीप्लाई करूंगी A11 A22 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी A21 इंटू A12 और इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाऊंगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, 2x2 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास होगी। एक्चुअली डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। और स्क्वायर बेसिकली डिटर्मिनेंट में होता क्या है? डिटर्मिनेंट में होता ये है कि हम ऑर्डर को रिड्यूस कर रहे होते हैं। सी, ये 2x2 की थी, अब ये फाइनली 1x1 का एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। जब हम 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वील फाइंड आउट कि हम पहले उसको 3x3 से 2x2 में रिड्यूस कर रहे हैं, फिर हम उसको 2x2 से 1x1 में फाइनली एक सिंगल वैल्यू आती है, उसमें हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट में होता क्या है? डिटर्मिनेंट में हम रिड्यूस कर रहे होते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर को। ठीक है, 3x3 की है तो पहले हम इसको 2x2 बनाएंगे, फिर हम इसको 1x1 बनाएंगे। 4x4 की है तो पहले हम उसको 3x3 बनाएंगे, फिर 2x2, फिर 1x1। अब 4x4 का डिटर्मिनेंट निकालना आता नहीं है। 4x4 की मैट्रिक्स भी वो हमको नहीं देता है, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। बट स्टिल मैं आपको 4x4 का निकालना जरूर सिखाऊंगी अभी, कि हम उसको निकालते कैसे डिटर्मिनेंट को, कि इन केस भूला भटका बिसरा कुछ आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ऑलराइट, ये तो हो गया 2x2 मैट्रिक्स का। मैं अगर ले रही हूँ अब 3x3 कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख लेती हूँ ताकि वहां पे जगह बच जाए। ये है मेरे पास A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 A33, ये है मेरे पास। ठीक है, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इस मैट्रिक्स का जब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो भैया मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगी, मैं पहले लूंगी इस एलिमेंट को और यहां से ब्रेक कर लूंगी इसको। ठीक है, अब ये रो जिस जिस रो और जिस कॉलम में वो मैट्रिक्स है, वो एलिमेंट है, उसको रिमूव करके ये 2x2 की बन गई। यही चीज मैं आपको समझा रही थी। बेसिकली अब मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? A11 मल्टीप्लाई हो रहा है, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? इस मैट्रिक्स के साथ हो रहा है। फाइन, ये मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। अब बस बेसिकली बात देखो क्या हुआ। ये सॉरी, ये 3x3 मैट्रिक्स को मैंने 2x2 मैट्रिक्स में रिड्यूस करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने बोला था अल्टरनेट साइन आता है, यहाँ प्लस आ चुका है, यहाँ माइनस आएगा। अब बचा ये वाला एलिमेंट, आई चेंज द कलर। ये वाला एलिमेंट बचा। ये वाले एलिमेंट में जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो बचा अब क्या? -A12 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? A21 A31 और यहां होगा A23 और A33। ठीक है, अगेन मैंने आपको अभी बोला कि अल्टरनेट साइन आएगा तो माइनस प्लस आ चुका है, प्लस आ चुका माइनस आ चुका, दोबारा से अब प्लस आएगा। अब बचा ये वाला एलिमेंट, जिस रो और जिस कॉलम में ये है उसको हटा दो और बचा ये, यानी +A13
और बचा क्या एलिमेंट, A21, A31, A22 और A32। ऑलराइट, ये चीज समझ आई। तो अब बेसिकली क्या गया, मैंने 3x3 को 2x2 में रिड्यूस कर दिया है। अब एक स्टेप और बचा है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, और वो स्टेप है कि मैं इसको 1x1 में कैसे रिड्यूस करूंगी। बच्चे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग नाउ, अभी मैंने क्लियर किया था 2x2 का। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स, अब यहाँ बेसिक बना क्या, A11 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हमें निकालना आता है A22 A33 माइनस A23 A232, ठीक है, माइनस सिमिलरली A12 मल्टीप्लाइड बाय A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 और ब्रैकेट में ये सब। तो ये बेसिकली एक 1x1 मैट्रिक्स, बेसिकली एक सिंगल एलिमेंट आ गया है जो अब फाइनली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 3x3 का। कंसेप्ट समझ आया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या जरूरी नहीं है हर बार इसी से शुरू कर रहे हो, नो नॉट एट ऑल। कलर 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 कलर, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी ने आपको रोका नहीं है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। चाहे इस वाले रो से शुरू कर लो, चाहे इस वाले कॉलम से शुरू कर लो, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। माइंड इट, नोट कर लो इस बात को कि आप चाहे यहां से निकाल रहे हो, चाहे यहां से निकाल रहे हो, कि आपने A12 नहीं, A11 के बाद आपने A21 लेना ज्यादा अच्छा समझा। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि हाँ में क्या हो रहा है। देखो, अगर यहाँ 0 होता, ये वाला एलिमेंट 0 होता, तो मेरे यहाँ से जाने का कोई फायदा था? मेरा सीधा 0 मल्टीप्लाई होता ना, ये चीज यहाँ पे 0 आ जाता, ये 0 मल्टीप्लाई हो जाता, ये पूरी चीज हट जाती। Are you able to understand what I'm trying to tell you? I am saying कि if in place of A21 the value of A21 is 0, alright, अब आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप क्या करते, ऐसे जाते प्रॉपर, जहां जहां A21 आता वहां वहां 0 पुट कर देते, वहां वहां 0 वैल्यू रख देते, ठीक है। द सेकेंड ऑप्शन यू हैव इज कि भैया मैंने अभी बताया कि चाहे आप यहां से लिखना शुरू करो या फिर यहां से शुरू करो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। और ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो से ही जा रहे हो या फर्स्ट कॉलम से ही जा रहे हो, आप यहां से शुरू कर लो, लेकिन माइंड दिस की प्रोसेस सेम होना चाहिए। अब प्रोसेस सेम होने का मतलब क्या है, आपने अगर यहां से शुरू किया है तो पहले इसको कट करके ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, फिर अब यहां से जब शुरू कर रहे हो ना, तो ये पूरा कट करके ये दोनों, ये वाले, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे और ये मैट्रिक्स बचेगी। इज इट फाइन? ये चीज समझ आई कि मैं क्या बोल रही हूं? आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यू हैव मल्टीपल वेज टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट, बट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। समझ आया? आप 1 से 10 तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, पर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा के हमेशा सेम ही रहेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात आती है, ये हो गया 3x3 की। आई होप ये अब 3x3 वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपका कभी भी दिक्कत नहीं देगा, है ना। अब हम थोड़ा सा कर रहे हैं काम 4x4 का। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू दैट, बट स्टिल 4x4 का, इन केस वही सेम भूला भटका बिसरा कभी उसका मन कर जाए कि दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिक बात तो यही पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ऑर्डर रिड्यूस करना, ठीक है। अब बेसिक, अगर मुझे A11 A12 A13 और A14 कोई भी मुझे 4x4 की मैट्रिक्स दे दी है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं स्टार्टिंग इनिशियल फेज बता रही हूँ कि वो कैसे होगा। ओके, A32 A33 A34, ये बात तो समझ आई गई है कि भाई सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा, है ना। इसमें तो अब कोई डाउट है ही नहीं। अब आप ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, इट इज रियली नेसेसरी, ठीक है। अब देखो, ये चीज हुई, मैं वही वाला स्टार्ट कर रही हूँ, मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज हुई, इसको ब्रेक किया, सेम ये रो, जिस रो कॉलम में एलिमेंट है वो किया, ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। तो यहाँ क्या बन गया, A11 मल्टीप्लाइड बाय सेम यही चीज क्या आई, A22 A32 A4 सॉरी A23 A33 और A43, A24 A34 और A44, ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट आएंगे, है ना, साइंस अल्टरनेट आएंगे, तो एक आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, ले चलो इसको, ये वाला रो
और ये वाला कॉलम हट गया, तो अब इसके पास मैट्रिक्स कौन सी बची? तो जब मैं A21 लिखूंगी यहाँ पे, A21 के पास 3x3 वाली मैट्रिक्स कौन सी बच गई? एक तो बच गई A12, A13, A14, ठीक है। नीचे वाला बच गया A32, A33, A34, और ये बच गया A42, A43 एंड A44। प्रोसेस समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे? कंसेप्ट समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे? कि मैंने इस 4x4 को 3x3 में रिड्यूस कर दिया है। अब मैं इस 3x3 को वापस से 2x2 में रिड्यूस करूंगी, वापस से फिर मैं इसको 1x1 में। तो प्रोसीजर सोच रहे हो कितना लंबा है ये? आएगा नहीं, बट स्टिल आपको समझ आ गया है कि आप निकालेंगे कैसे। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन वो दे भी देता है गलती से, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देगा नहीं, बट स्टिल किस्मत कब माड़ी हो जाए क्या पता है ना। चलो, ये तो हो गया डिटर्मिनेंट वाली बात कि 4x, 2x2, 3x3, 4x4 का डिटर्मिनेंट जब हमें निकालना है तो हम उस डिटर्मिनेंट को कैसे निकालेंगे, ये तो आ गई वो वाली बात। ठीक है, अब आते ही है मेन बात। बच्चे ध्यान से सुनो, अगर ये 7 प्रॉपर्टीज दिमाग में बैठ गई ना, तो मैट्रिसेस का कोई क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड अगर कुछ आता है और डिटर्मिनेंट का कोई क्वेश्चन आता है, यू विल नेवर मिस दैट। ओके, यू विल स्कोर 100% ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट में इन प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये 7 प्रॉपर्टीज जो मैं एक एक करके डिटेल में समझाने वाली हूँ, ठीक है, मिस कुछ नहीं कर रहे हैं हम, एक एक करके हमें डिटेल में, एक पेज पे इसलिए लग दिया क्योंकि आपके लिए भी ईजी रहेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके लिए, जो चीज जो है, मतलब इनके अलावा और कुछ नहीं है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ रही हैं तो यू आर डन, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, स्पेशली डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन में। और वो पता है यही पूछेगा, वो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा कि बताओ एक डिटर्मिनेंट है जिसका एक रो 0 है या 2 रो और कॉलम जो है वो 0 बन गए हैं, तो बताओ उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। या फिर वो बोलेगा नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट ऐसी दे देगा जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी, एक रो दूसरे रो का मल्टीपल बन रही होगी। ठीक है, वो चीज अब हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रोसेस चलेगा। ओके, फर्स्ट चीज आती है प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम मैट्रिसेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या कवर किया था हमने? कि A और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, ये लिखा था हमने। द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ऐसा क्यों लिखा था हमने? अब देखो, उसने, ये बुक्स की ही लैंग्वेज है, ठीक है, इट्स नथिंग डिफरेंट, इट्स नथिंग न्यू, वही चीजें हैं, समझाने का तरीका बदल जाता है बस। चीजें वही रहती हैं, प्रॉपर्टीज कोई भी खुद नहीं बनाता है, बस समझाने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। और उसमें आपको किस तरीके से अच्छे से समझ आ रहा है, यू गाइज हैव टू टेल मी दैट। ठीक है, ये मेथड समझ नहीं आ रहा है, आई ट्राई अनदर मेथड, आई यूज अनदर मेथड, आई हैव वेराइटी ऑफ मेथड्स कि मैं आपको समझाऊं। मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझ आना चाहिए, एंड आपका मेन मोटिव यही है कि आपको समझ आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी समझ आए। ओके, चाहे वो 10 बार पूछ के आए या चाहे वो बिना पूछे ही अपने आप से आ रहा है कि हाँ वीडियो देख ली एंड यू आर डन। बट स्टिल, जैसा मैंने मैट्रिसेस में बोला था, जैसे ही आप ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, आई वांट मैसेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज that ma'am, lecture completed, no doubts, and if you have doubts, I want those doubts in my query box. ठीक है, वो मुझे मेल पे आने चाहिए, आपके जो भी डाउट्स हैं। ओके, आपके पास ये फैसिलिटी है, उसको यूज करो। ओके, Okay, the first property, the value of determinant is not changed when rows are changed into corresponding columns. जब rows corresponding columns में change हो जाते हैं, ये ट्रांसपोज की दूसरी भाषा नहीं है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम में चेंज होते हैं, कॉलम रोज में चेंज होते हैं, दूसरी भाषा यूज की है बस इसने। ठीक है, यानी ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज इनटू रोज, रोज कॉलम में बदल जाते हैं, कॉलम रोज में बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट कब कब चेंज नहीं होता, डिटर्मिनेंट कब कब जीरो बनता है, ये चीजें प्रॉपर्टी पढ़ने वाली हैं बेसिकली हम। डिटर्मिनेंट कब चेंज नहीं होता, जब मैं उसका ट्रांसपोज करूंगी तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। रिमेंबर इट। ठीक है, कि मैं क्या कर रही हूं, मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया। क्योंकि अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताई कि चाहे आप इस वाले एलिमेंट से डिटर्मिनेंट निकालना शुरू करो या चाहे इन तीनों से करो, इन तीनों से करो, फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि ट्रांसपोज रोज कॉलम चेंज करने में डिटर्मिनेंट में कोई भी फर्क नहीं आता है। अब ये बात और याद रखना कि भाई आपने ट्रांसपोज लिया है, यानी सारी रो कॉलम में बदल गए हैं, सारे कॉलम रो में बदल गए हैं, लेकिन अगर आप एक रो को चेंज करेंगे तो उतना ही साइन चेंज आएगा। आई टेल यू विद एन एग्जांपल।
आई होप मैंने एक पेज छोड़ा होगा बीच में, यही कर लेते हैं। मैं ये बता रही हूँ कि देखिए ये चीज है, ठीक है। मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये मैंने कोई भी डिटर्मिनेंट ली है, राइट। अब इसके दो केस बनते हैं। पहला, मैं पूरे के पूरे रोज और कॉलम को ट्रांसपोज कर रही हूँ। कैसे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मेरे पास A मैट्रिक्स है, ये मेरे पास B मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू B है इन एवरी केस, ठीक है। डिटर्मिनेंट A और B इक्वल हैं, क्योंकि B क्या है असल में? B तो A का ट्रांसपोज ही तो है। ऑलराइट, नाउ सेकंड केस आता है। मैंने क्या किया, मैंने एक रो चेंज कर दी। A11, A12, A13 यहाँ लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया A31, A32, A33 और यहाँ लिख दिया A21, A22, A23। अब मैंने यहाँ कोई सारी रोज और सारे कॉलम चेंज नहीं किया, मैंने ट्रांसपोज नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक रो को उलट पुलट किया है, सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया। मैंने चेंज कितना किया? एक, R2 चेंजेस टू R3, यही तो चेंज किया है मैंने, कि R2 चेंजेस टू R3, यही चेंज किया मैंने। इसके अलावा तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, है ना। जब मैं ऐसा कुछ भी चेंज करती हूं, अगर इसका डिटर्मिनेंट K है तो इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा -K, एक साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैंने एक और चेंज कर दिया, एंड दैट चेंज विल बी ये वाला, मान लो A11, A31, A13, यहाँ आएगा A12, फिर यहाँ आएगा A32 और यहाँ आ गया A22, ठीक है। ये बन गई मेरे पास। अब एक रो चेंज कर दी मैंने, ये वाली अल्टरनेट कर दी थी, और एक मैंने अब कॉलम भी चेंज कर दी। कॉलम चेंज कैसे की है? मैंने C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। एक चेंज ये हो गया, दो चेंज ये हो गया, तो अब साइन क्या हो जाएगा? प्लस का। जितने चेंजेस करते जा रहे हो उतने माइनस का साइन उस पर मल्टीप्लाई होता जाएगा। एंड समझ आया कि जब मैंने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज में मैंने सारी रोज और सारी कॉलम्स चेंज की हैं, ठीक है। मैंने कोई भी रो अलग छोड़ी नहीं है, मैंने सारी रोज और सारी कॉलम चेंज की हैं। रोज सारी कॉलम में बदल गई हैं, सारी कॉलम रोज में बदल गई हैं, तो मेरा जो डिटर्मिनेंट था वो सेम रहा। लेकिन जैसे ही मैंने एक रो या एक कॉलम को चेंज किया, सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम को जैसे ही मैंने चेंज किया, तो उसमें एक साइन आ गया नेगेटिव का। एक रो को किया, एक नेगेटिव साइन, दो रो या दो कॉलम को किया तो दूसरा नेगेटिव का साइन, तीन चेंजेस कर दिए तो तीन नेगेटिव का साइन। लेकिन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम रहेगी, ओनली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ आई? इज इट क्लियर? अब मैं बोल क्या रही हूं, मैं ये बोल रही हूं, ये देखो, if any two rows or column of a determinant are interchanged, ठीक है, इंटरचेंज किया गया है, R2 चेंजेस टू R3 चेंज किया गया है, C2 चेंजेस टू C3 चेंज किया गया है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, बट द ओनली चेंज विच विल अकर इज द साइन। सिर्फ साइन चेंज होगा, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज बट इट्स वैल्यू रिमेन द सेम। समझ आया? पहली दो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो चुकी हैं। पहली में हम बोल रहे हैं कि ट्रांसपोज का और ए का डिटर्मिनेंट सेम आता है, मैंने सारे रोज को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। दूसरा ये बोलता है कि सारी रो तो चेंज कर दी तुमने, तब तो डिटर्मिनेंट सेम रहा। अगर तुम किसी एक रो को, किसी एक पूरी कॉलम को चेंज कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, ये समझ लो, ये टू रोज का क्या मतलब है इंटरचेंज, ये दो रो इंटरचेंज हो रही है बट चेंज तो एक ही हो रहा है ना। समझना ध्यान से, ये रो दो हैं, R2 R3 में जा रहा है, R3 R2 में जा रहा है, दो रोज आपस में इंटरचेंज हो रही हैं बट चेंज तो एक ही आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट का साइन सिर्फ चेंज होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हम दो तीन प्रॉपर्टी वो पढ़ने वाले हैं जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, कोई भी पूरी एक रो या कोई भी पूरा एक कॉलम अगर 0 आ जाता है, ठीक है,
कोई भी सॉरी मल्टीपल वाला होना चाहिए, कोई भी दो रो या फिर कोई भी एक भी हो सकता था यहाँ पे हाँ, प्रॉपर्टी 4 की बात कर रहे हैं अभी हम। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर जीरो बन जाता है, पूरा होना चाहिए, ठीक है, कोई भी पूरा एक रो या कोई भी पूरी एक कॉलम जीरो बन जाती है तो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। कैसे जीरो आएगी? यही वाला ले लो, जो रो जीरो है वही ले लो इससे मल्टीप्लाई करो समथिंग जीरो, इससे मल्टीप्लाई करो समथिंग जीरो, इससे मल्टीप्लाई करो समथिंग जीरो, आंसर जीरो। तो जब भी एनी रो, एनी कंप्लीट रो, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी एक एलिमेंट जीरो आएगा तो हो जाएगा, नहीं, पूरी की पूरी रो या फिर पूरा का पूरा कॉलम अगर जीरो आ रहा है देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। एक और केस में डिटर्मिनेंट जीरो आता है, वो कौन सा केस होता है? वो ये केस होता है कि जब भी ऐसा हो कि आप दो रोज सेम आ रही हैं, 1 1 1 या फिर ऐसे लो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, अगेन कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम आ रहे हैं या एक दूसरे के मल्टीपल आ रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स 2 4 6 4 5 6 1 2 3 2 4 6, मैं इसमें से 1 2 कॉमन ले सकती हूँ। ये आपको मैट्रिसेस में हमने बात की थी सबकी, है ना? तो ये देखो, जब हम या तो दोनों की दोनों कोई भी दो रोज और कोई भी दो कॉलम्स अगर सेम आ रहे हैं देन द डिटर्मिनेंट इज गोल गोल अंडा। सेकंड, अगर ऐसा हो रहा है कि एक रो तो ठीक है, दूसरी रोज की मल्टीपल बन रही है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, कोई भी नंबर एक, लेकिन सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, हाँ हाँ, कोई भी नंबर मल्टीपल बन रहा है, उससे ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो दोनों सेम बन जा रही हैं, देन ऑल्सो द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। पहला केस हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट जीरो कब होगा? पहला केस हमने पढ़ा था कि कोई भी पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम जीरो है तो डिटर्मिनेंट जीरो बन जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट जीरो बनेगा। तीसरा हमने पढ़ा अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के मल्टीपल है, सेम में मल्टीपल 1 आ जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है सेकंड और थर्ड में, बट मैं अलग अलग बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए। थर्ड वाली में हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी रो, कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम में सेम मल्टीपल अगर हैं या सेम बन जा रहे हैं, वो एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं वो दोनों रोज, देन ऑल्सो द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो दो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने डिटर्मिनेंट सेम वाली, ठीक है, तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है डिटर्मिनेंट डिफरेंट वाले, एक्चुअली डिटर्मिनेंट जीरो वाली। ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है? ओके, तो हमने ये प्रॉपर्टी कर ली है, हमने ये प्रॉपर्टी कर ली है, डिटर्मिनेंट जीरो जब दो रो दो कॉलम सेम है, डिटर्मिनेंट जीरो जब कोई भी पूरी एक रो कोई भी कॉलम जीरो है। अब बात आती है प्रॉपर्टी 5 जो मैंने प्रॉपर्टी 3 में आप लोगों को समझा ली। ये कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम में बी टेकन ऑक्साइड। अब एक बात मैं बता रही हूँ, ये आपको समझ आ गया कि यहाँ से ये कॉमन आ रहा था इसलिए मैं 2 यहाँ बाहर ले जा सकी, है ना? 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 मैंने बाहर ले लिया तो ये पूरी की पूरी सेम बन गई। बट पता है एक बात और है, अब आप ये मत बोलना कि भाई मैम ये 9 है, ओके, ये है, ओके, ये मत बोलना मैम इस रो में, ये तो पूरे में से कॉलम आगे सेम आ गया यार, अब ठीक है, कुछ भी कॉमन तो नहीं निकल रहा है शायद, हाँ। अब ये मत बोलना मैम इन दो एलिमेंट में तो 2 कॉमन निकल रहा है, या फिर इन दोनों एलिमेंट में तो 2 कॉमन निकल रहा है। यू कैन नॉट से दिस बिकॉज प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप कॉमन फैक्टर तभी निकाल सकते हैं जब वो या तो पूरी रो में सेम है या फिर पूरी कॉलम में सेम है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये है और कहने का मतलब ये है कि ये 1 2 3 है, मैं इसमें से इस पूरे में से 4 बाहर निकाल सकती हूँ, इससे तब जाके यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर बाहर निकलेगा। समझ आई बात? इसमें से मैं कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकती हूँ, बट इसमें से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि वो पूरी रो और पूरी कॉलम में कॉमन आ रहा है।
तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम मे बी टॉक्सिक। ऑल एलिमेंट्स, ये ऑल बहुत ज्यादा जरूरी है, सब एलिमेंट में वो कॉमन होना चाहिए, तब जाके बाहर निकाल सकते हैं। ये नहीं कि किसी भी दो एलिमेंट में आ रहा है और रैंडमली कोई भी दो एलिमेंट में कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन निकाल दिया, नहीं, पूरी रो में या पूरी कॉलम में वो कॉमन एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है, पूरी रो या पूरी कॉलम में वो कॉमन एलिमेंट आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि तभी हम उस फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। इज इट फाइन? ऑलराइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है, इबोला बोलता है, गोलमाल मूवी देखी है तो बन्ना बोलता है, चलो मैं मूवी गलत बोल दी, गोलमाल है या वन वो है ऑल द बेस्ट, पता नहीं, जो भी है, चलो लीव। इफ प्रॉपर्टी 6 है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रो इज द सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटरमिनेंट इफ द एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रो, यानी कि यार कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन आ जा रहा है बार बार। ठीक है, ये एक है, इसको पता है मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 4 6 10 5 4 10 2 9, ठीक है, प्लस 2 4 6 सॉरी प्लस 0 0 0 8। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर सम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ ये 0 0 नहीं बना सकते आप क्योंकि ये तो पूरा 0 ही बन गया, तो बेसिकली ये जाएगा कि इसका ये पूरा 0 बन गया, बेसिकली सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा आपको, ऐसा कहना चाह रहा है वो, ठीक है। बट अब बात ये आती है कि ये ना हमारा वेरिएबल्स में बहुत ज्यादा काम आता है। पता है आपको कैसा क्वेश्चन दिया होगा, अगर आपने PYQs देखे होंगे तो आप में, या साइक्लिसिटी वाला जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा रखा है वो अगर देखा होगा तो ये इस टाइप का है। दोज नोट्स आर वेरी वेरी वैल्यूएबल टू यू, जितना इसमें नहीं है उसका डबल आपके नोट्स में है जो आपको नोट्स प्रोवाइडेड किए गए हैं मेरे द्वारा, ठीक है। वहां ये सब प्रॉपर्टी, साइक्लिसिटी वाली प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली दी हुई है। आपका एक ये क्वेश्चन था, आपको याद हो तो, ऐसा एक क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन है ये, तो वन वेराइटी। तो इसमें आप क्या x प्लस ए को पहले पूरा मल्टीप्लाई करेंगे b और c के साथ, नहीं, आप अलग अलग कर लेंगे, आप सिर्फ ये करेंगे कि x से आ गया, पहले ABC वाला लिख दो, फिर अगेन आगे वाला लिख दो। तो कोई भी एक पूरी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आप अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का आप अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उन दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उन दोनों का सम जब निकालेंगे तो वो फाइनल वाली मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट इसका होगा वो डिटर्मिनेंट इन दोनों के सम का भी होगा। प्रॉपर्टी 6 आपको ये बोलती है। प्रॉपर्टी 7 बोलती है, प्रॉपर्टी 7 ये बोलती है कि मान लो मेरे पास ये है ना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है मेरे पास, ठीक है, ये है। अब मैं बोल रही हूं कि मैं अगर R1 को चेंज करूं R2 माइनस 2R1, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आप R1 को चेंज कर रहे हो, मतलब चेंज होने वाली ये है, किस में चेंज कर रहे हो, R2 माइनस 2R1। मैं जब इसको लिखूंगी तो बेटा नीचे वाली तो कुछ चेंज होनी नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ चेंज किसको किया है, फर्स्ट रो को, है ना, उसने सिर्फ फर्स्ट रो को चेंज किया है। तो जब मैं इसको चेंज करूंगी, उसने क्या बोला, R1 बनेगी क्या, R1 बनेगी R2 माइनस 2R1, R2 A21 माइनस 2A11, ठीक है, R2 दोबारा से A22 माइनस 2A12, A13 सॉरी A13 नहीं A23 माइनस 2A13, ये बनेगा। और मजे की बात ये है कि ये कई बार 0 बन जाता है, या कुछ भी है, कुछ भी इजी बन जाता है। मजे की बात ये है कि इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। लगी मजे की बात, बहुत मजे की बात है ये, समझो इसको। हमने बोला मैं अगर कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कर रही हूँ, अब एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में देखो कोई एक फैक्टर मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है, ये मत करने लग जाना R1 बाय R2, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 भी नहीं,
आप करोगे ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि R1 चेंजेस टू 2/3 R1। कोई एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, बट दो रोज को ही आपस में ऑपरेट मत करने लग जाना कि R1/R2 कर दिया, R1 इंटू R2 कर दिया। R1 प्लस R2 भी कर सकते हो, पर ये मल्टीप्लाई वाले जो फैक्टर है वो हम नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखो उसने क्या लिखा है, व्हेन द कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर और एन एक्सप्रेशन एंड इज देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कोई भी एक कॉलम को मैं अगर इसमें बोल रही हूं कि R1 चेंजेस टू है MR1 प्लस BR2, इस टाइप का मैं लिख सकती हूँ। R1 और R2 में रिलेशन बना सकती हूँ, एक एक्सप्रेशन बना सकती हूँ। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ कि मुझे R1 अपॉन R2 करना है या R1 इंटू R2 करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे किसी एक कांस्टेंट को या एक्सप्रेशन को भी, जैसे M में एक्सप्रेशन ले रही हूँ, मान लो जो आपको डिटर्मिनेंट दी हुई है, डिटर्मिनेंट ही आपको ABC में दी हुई है, जैसे x1 प्लस a वाला मैंने लिया था, कोई नंबर तो है नहीं उसमें, तो आपको किसी ना किसी एक्सप्रेशन से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, नंबर से तो नहीं करोगे। तो या तो किसी नंबर से या किसी एक्सप्रेशन से, पर एक्सप्रेशन का मतलब ये है जो आपके डिटर्मिनेंट में गिवन है। ठीक है, ये मत बोल देना R1 इंटू R2 करने लग जाओ या R1 डिवाइडेड बाय R2 करने लग जाओ, दैट इज नॉट एन ऑपरेशन जो आप किसी डिटर्मिनेंट पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये केस मजे वाली बात अब ये आई कि आप अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो कि MR1 इस टाइप का कुछ कर रहे हो, सिर्फ R1 को चेंज नहीं कर सकते हो आप, R2 R3 किसी को भी चेंज कर सकते हो, ऑल्सो कॉलम को भी चेंज कर सकते हो कि आप C1 को लिख रहे हो C1 प्लस C2 या C1 को लिख रहे हो C1 माइनस 2/3 C2, आप लिख सकते हो। और मजे की बात यह है कि डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा अगर आपने इस टाइप के ऑपरेशंस किए तो। डोंट से कि मैंने R1/R2 किया था बट मेरा डिटर्मिनेंट सेम नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि उन ऑपरेशंस की बात की ही नहीं गई है। वो ये बोलता है कि कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई ऐड कर लो, कोई एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई ऐड कर लो, तो आपका डिटर्मिनेंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसा ऑपरेशन को यूज कर रहे हो, कोई ऐसी ऑपरेशन आप उसमें लगा रहे हो, उससे आपका डिटर्मिनेंट सेम रहे या ना रहे, देयर इज नो श्योरिटी अबाउट दैट। इज इट फाइन? तो आई होप कि ये जो सातों की सात प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आप बैठ गई होंगी। ठीक है, और एंड प्लीज इस बात को याद रखना कि आप जैसे ही इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, यू हैव टू मैसेज मी इन द क्वेरी बॉक्स कि मैम लेसन कंप्लीटेड, लेक्चर कंप्लीटेड, नो डाउट्स। और अगर डाउट्स हैं तो आई वांट योर डाउट्स इन दीज क्वेरी बॉक्स ओनली। ठीक है, ये मत बोलना कि मैम मैंने तो पर्सनल मैसेज कर दिया था, नो, यू हैव टू राइट दोज डाउट्स इन दिस क्वेरी बॉक्स, सो मुझे एक डिटेल मिल सके कि हाँ कितनी चीज़ कितनों को समझ आ रही है और उस हिसाब से मैं आप चेंज करूँ। बच्चे टाइम हमारे पास बहुत कम है, ओके, टाइम हमारे पास नहीं है, सिलेबस हमारा पड़ा है, सिलेबस हमें अभी बहुत अच्छे से करना है। आई एम डेडिकेटिंग माई टाइम एंड माई एनर्जी टू यू, यू ऑल्सो हैव टू यूज दैट एनर्जी। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी यूज करनी है, कंज्यूम करनी है, और कंज्यूम ऐसे नहीं कोई बकवास करने में नहीं, आपको पूरे लेक्चर्स बहुत थॉरोली रिवाइज करने हैं और बहुत अच्छे से देखने हैं। स्पेशली जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। मतलब आई डोंट, मतलब मैंने बहुत 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 ईजी वे में उन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है जो बहुत टिपिकल भी हो जाती हैं कई बार। ठीक है, आई हैव प्रोवाइडेड यू प्रूफ, जहां आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है आई हैव प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो, बट आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी भी लेक्चर्स आज तक हो चुके हैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पे। यू हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट, राइट, वी हैव टू गिव आवर 100%, वी हैव टू अचीव आवर ड्रीम्स, वी वांट आवर स्टार्स ऑन आवर शोल्डर। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, थोड़ी बार प्रोनाउंसिएशन हो जाती है गलत, ओके ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है ना, आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ आ गई हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, नहीं आई हैं तो एक बार और लेक्चर देखिए और प्लीज क्वेरी बॉक्स में लिखिए जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, डाउट्स हैं जो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है। नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये एक मैट्रिसेस का भी टॉपिक है वैसे। ठीक है, मैंने मैट्रिसेस में इसलिए नहीं कराया क्योंकि डिटर्मिनेंट में एक क्रैमर रूल भी आ जाता है ना, तो इसलिए मैंने मैट्रिसेस में ये टॉपिक नहीं कराया। ये मैं अब इसमें सिस्टम इसमें डिटर्मिनेंट में करवा रही हूँ क्योंकि क्रैमर रूल जो आता है वो डिटर्मिनेंट के थ्रू आता है। तो हमारे पास दो मेथड हो जाएंगे फाइंड करने के लिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। ax इक्वल टू बी, इसमें पता है ये लिख कैसे रहे हैं, व्हाट इज ए, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज बी।
आई टेल यू, इस टाइप की इक्वेशन होगी 4x + 2y + 3z = 1, 9x + 5y + 2z = 3, 8x + 4y + z = 4। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो बचपन में आप यूज करते आए हैं। अब क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, बट ये मेथड बहुत ज्यादा लंबे पड़ जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन करते करते ही 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन करते करते ही हम पागल हो जाते हैं, प्लस हमारी कंफ्यूजन में भी आंसर भी कभी कभी गलत आ जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक में। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए ना मैट्रिसेस का यूज किया गया। बेसिक आपको पता है कि मैट्रिसेस यूज क्यों आ रही हैं? मैट्रिसेस का यूज रियल लाइफ एप्लीकेशन यही है कि बहुत सारी चीजें हैं आपके पास और उसको आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करना है एक प्रॉपर वे में और फिर उस चीज का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, आपके पास यहाँ वेरिएबल एक बुक्स हैं, एक पेन्स हैं, एक शूज हैं, एक क्लोथ्स हैं, एक बूट्स हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आपको कॉस्ट निकालनी है। आपको ये पता है कि 4 बूट्स लिए, 5 शूज लिए, 6 पेन्स लिए, 7 वॉचेस ली, 8 स्पेक्टिकल्स लिए, ये लिया, लेकिन आपको पर्टिकुलर की कॉस्ट नहीं पता। ये XYZ WPQRST जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे उनके वैल्यू नहीं पता है, तो उस टाइम पे वैल्यू निकालने के लिए शॉपकीपर्स या एल्गोरिदम में बहुत काम आता है। ये इसरो या ये जो है बहुत ज्यादा बहुत बहुत वास्ट चीज है ये मैट्रिसेस। आपके पास 1000 सोल्यूशन, 1000 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दिए हैं, 1000 वेरिएबल्स है, क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं? उसको हम मैट्रिसेस नहीं यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं कंप्यूटर पे फिर वहां उसको कोडिंग करते हैं हम उसकी। उतना दूर नहीं जाते हैं हम, ज्यादा दूर चली गई मैं चलो, हाँ, तो जब तो ये मैट्रिसेस का मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन है। मैट्रिस आई मीन उड़ती फुड़ती कुछ चीज नहीं है, इट हैज वेरी रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एप्लीकेशंस। जो छोटा सा मेथड, जो छोटा सा एग्जांपल हम अब यही ले रहे हैं कि जूते ले लिए, बूट्स ले लिए, एक स्पेक्टिकल्स ले लिए, एक वॉच ले लिए, एक पेन ले लिया, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तो भैया हाथ से सॉल्व करने, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाने तो हम नहीं जाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट एनर्जी एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट मच टाइम ऑन दैट टॉपिक। हम क्या करते हैं, हमने एक मेथड ये निकाला कि भैया मैट्रिसेस यूज कर लो, मैट्रिसेस क्वेश्चन हमारा सॉल्व इजीली हो जाएगा। अब उसमें भी ये आया कि कैसे सॉल्व करें, कैसे किया जाएगा, ये इस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। वी विल डू कि ये मेरे पास 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, इनको लिखा कैसे जाता है। सी ए मैट्रिक्स जो होती है उसको बोला जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो इसका नाम सजेस्ट कर रही है, सारे कोफिशिएंट इसमें लिखे जाएंगे। 498 जिसका 254 254 और 321, ये मेरे पास बन गई ए मैट्रिक्स। मैंने इसको इसी फॉर्म में क्यों लिखा, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा क्योंकि a इंटू एक्स, एक्स क्या बने हमारे पास, x मेरे पास वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है, x मेरे पास बना है। अब एक बात करो, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये क्या बनेगा 4x + 2y + 3z। इसलिए इसको मैंने ऐसे ऐसे करके लिखा, समझ आया। बेसिकली ax मल्टीप्लाई करके बेसिकली मल्टीप्लाई करके मुझे यही आना चाहिए, वापस से यही चीजें बन जानी चाहिए। और b क्या होती है, b यहां बनेगा 1 3 4। तो ax = b इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये x मेरी वेरिएबल वाली है और b मेरी जो भी राइट हैंड साइड आते हैं वो वाले एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें 2 केस आते हैं कि ax = b है, एक बार b 0 है, एक बार b नॉन जीरो है। जब b 0 होता है, whenever b is 0, then that system of equation is known as homogeneous equation. इसके पास नो सॉल्यूशन वाला केस कभी भी नहीं होता, इसके पास हमेशा सॉल्यूशन होगा, आइदर ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब है 0 सॉल्यूशन होगा और नॉन ट्रिवियल का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनकंसिस्टेंट कभी नहीं होता ये। What is the meaning of inconsistent? Inconsistent का मतलब होता है no solutions. Homogeneous equation के पास हमेशा solution होगा, whether one, whether unique और infinite, लेकिन उसके पास solution हमेशा होगा। नॉन होमोजीनियस वालों के साथ ऐसा केस नहीं होता। नॉन होमोजीनियस ऐसे वैसे भी होते हैं जिनके पास, जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, जिनके पास कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में होमोजीनियस इक्वेशन की, जिनके पास सोल्यूशन तो बेटा हमेशा मिलेगा।
अब सोल्यूशन में भी क्या मिलेगा, या तो इनफाइनाइट मिलेंगे या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। उसके केसेस क्या हैं, पहले बात तो हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट से। ए का, अब देखो बात देखो, थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। एक्स इक्वल टू 0 है ना। अगर ये 0 हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ये 0 हो गया, x इक्वल टू 0 छोड़ो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, नॉन 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, तो भैया हम तो x कुछ भी हो सकता है ना, ये तो हमेशा ही 0 होगा। मैं बोल ही रही हूं कि ये x 0 है, किसी भी केस में ये x 0 है। अब x नॉन 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ए नॉन 0 है, मतलब ए अगर मैं 0 ले रही हूँ तो x तो चाहे कुछ भी हो जाए ना, नॉन 0 भी हो सकता है। तो x के पास कितने बन गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन गए। समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ax इक्वल टू 0 है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 कब का बन सकता है, कभी भी बन सकता है, चाहे वो दोनों 0 हो, चाहे वो दोनों ही नॉन 0 हो, चाहे एक 0 या कुछ भी हो। मैंने बोल दिया कि भैया a 0 है। अब x क्या क्या, x के पास क्या क्या चांसेस हैं, x 0 भी हो सकता है, x नॉन 0 भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि a ऑलरेडी 0 बन चुका है। ठीक है, अब x के पास चॉइसेस ये हैं कि x कुछ भी बन सकता है, तो x के पास कितनी चॉइसेस हो गए, इनफाइनाइट। और जितनी भी चॉइसेस x के पास बनी वो हमारे पास सॉल्यूशंस बन गए। x ही तो है, x y z वेरिएबल्स ही तो हैं, उनके पास जितनी चॉइसेस हैं, x के पास जितनी चॉइसेस हैं, वो x की वैल्यूज ही तो बन गई, वो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन गए। सिमिलरली अगर a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो भैया x को 0 आना पड़ेगा। हम मानते हैं कि ax इक्वल टू 0 है, तो भाई, बट यहाँ पे x जो है ना वो एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि दो केसेस हैं, अगर a का डिटर्मिनेंट 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, a का डिटर्मिनेंट नॉन 0 तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज x इक्वल्स टू 0, यानी x को 0 तब बनना पड़ेगा। और x इक्वल टू 0 का मतलब है कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ट्रिवियल सोल्यूशन ये बोला ही इसको चाहता है कि सारे 0 है, यानी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो भी सॉल्यूशन है कि 4x। यार एक बात सोचो, ये इस टाइप की इक्वेशन है ना, 0 तो हमेशा ही सॉल्यूशन है, ऑलवेज। मैं 0 पुट कर दूं x y z को, 0 तो हमेशा ही सॉल्यूशन है। मुझे पता करना होता है 0 के अलावा भी कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसके लिए मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। डिटर्मिनेंट जैसे ही मेरा नॉन 0 आ गया, वैसे ही मुझे पता चल गया कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो मैं ए मैट्रिक्स बनाऊंगी, ए मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैं बोल दूंगी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। डिटर्मिनेंट ना, अब डिटर्मिनेंट नॉन 0 आ गया तो मुझे तो पता ही है कि एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही इसका बनेगा। होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, क्योंकि 0 वाला सॉल्यूशन तो उसका बनेगा ही बनेगा, वो इक्वल टू 0 है। मान लो ये नॉन होमोजीनियस होती 3 होता, तो क्या 0 इसका हमेशा सॉल्यूशन बन सकता है, कदापि नहीं बन सकता, क्योंकि इक्वल टू 3 है। वहां इक्वल टू 0 आ रहा था तो वो हमेशा हमेशा 0 सॉल्यूशन बन ही रहा था। नॉन होमोजीनियस वाले केस में 0 हमेशा सॉल्यूशन बने या ना बने ये कोई आवश्यकता, ये कोई जरूरी बात नहीं है। होमोजीनियस वाला केस समझ आया है। अब हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस। देखो होमोजीनियस वाले केस में तो डिटर्मिनेंट से काम चल गया, पर नॉन होमोजीनियस वाले केस में डिटर्मिनेंट के साथ साथ एक और चीज मुझे निकालनी पड़ती है। अब ये है ax इक्वल टू b, ठीक है, वहां मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन 0 है तो x इक्वल टू 0 बनेगा, ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा। केस यहां भी सेम है, लेकिन सिर्फ ये जरूरी नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट वहां देखो, अब मैं बताती हूँ, होमोजीनियस की बात हो रही थी, x इक्वल टू 0 ट्रिवियल बन रहा था और यूनिक सॉल्यूशन बन रहा था। एम आई राइट? एब्सोल्युटली आई एम राइट, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0 है, होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो ये जरूरी नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज ट्रू कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ट्रिवियल नहीं बनेगा। एक ये भी तो यूनिक सॉल्यूशन है, y इक्वल्स टू 4, z इक्वल टू 3, ये भी तो एक यूनिक सॉल्यूशन है किसी भी उसका, है ना। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि 3 केसेस बनते हैं हमारे पास, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के 2। ये मेरे पास कंसिस्टेंट के हैं, ये मेरे पास इनकंसिस्टेंट का है। कंसिस्टेंट मतलब उसके पास सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। कंसिस्टेंट में 2 केस बनते हैं सॉल्यूशन जब होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने बोल दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। फिर हम आए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आते ही मेरे पास 2 केस बन गए, तो एक और कंडीशन
कंडीशन तो आनी थी। वो कंडीशन क्या आई? वो कंडीशन आई एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अगर दोनों ही 0 आ गए तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे कि ax इक्वल टू 0 में हमने बात की थी। ये 0 आ गया, इसका 0 आना जरूरी नहीं है, तो इनफाइनाइट, इसके पास कुछ भी आ सकते हैं। a 0 आ गया, ax इक्वल टू b में ये 0 आ गया, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी भी 0 आ गया, तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन 0 आ गया तो मेरे पास नो सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका एक फंडा है कि हम एडजॉइंट a इंटू बी क्यों लेते हैं, इसका एक पूरा प्रूफ है, बट वी विल नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसका एक प्रॉपर तरीका है कि क्यों एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ही क्यों लिया जा रहा है। ये एक रीजन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लिए गए थे, बट दिस ये जो था ये सब में परफेक्ट बैठ रहा था, तो वी टेक दिस। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो हमने क्या बोला, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में हमने ये बोला। अब हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये है मेरे पास होमोजीनियस और ये है मेरे पास नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में मैंने ये बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो भैया x इक्वल टू 0 होगा, यानी मेरे पास ट्रिवियल सोल्यूशन बन गया, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो मेरे पास x तो कुछ भी बन सकता है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन गया। इसके पास केसेस हमेशा बने कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के। इज इट फाइन? एब्सोल्युटली इट इज फाइन। अब आता है नॉन होमोजीनियस में। नॉन होमोजीनियस में पहला केस तो सेम है, a नॉट इक्वल टू 0, तो x एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट ये कहीं नहीं बोला जाता है कि वो ट्रिवियल ही होगा। ट्रिवियल भी हो सकता है बट जरूरी नहीं है हो। वैसे ट्रिवियल कभी भी नहीं होगा, देखो ट्रिवियल होगा कभी भी, इक्वल टू 0 थोड़ी है, इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ट्रिवियल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड हमने बोला है, अब आ गए ये, इस पर फिर अब बन गए दो केसेस की अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो, एक्चुअली 0 वाला केस पहले लिख देती हूँ, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो। यहाँ तो बन गए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यहाँ बन गए नो सॉल्यूशन। ये वाला केस बन गया इनकंसिस्टेंट वालों का। ये टेबल याद होनी चाहिए बस। देख रहे हो रिलेशन कैसे बन रहा है? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेम है, पर वहाँ लॉजिक दिख गया हमको कि 0 ट्रिवियल क्यों नहीं बन सकता, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा लेकिन ट्रिवियल नहीं बन सकता। इसके बाद आए A0, यहाँ इनफाइनाइट बन गए, पर यहाँ एक के बाद एक और केस लग गया कि एडजॉइंट A इंटू बी, क्योंकि दो केस बन रहे थे, यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला केस भी आता है। दिस इज सिस्टम ऑफ सोल्यूशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ये चीज समझ आई? अब हम बात करेंगे क्रैमर्स रूल की। क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है पूरा। इसको याद करने का एक तरीका जरूर बताऊंगी मैं आप लोगों को आज। अब क्रैमर रूल दो चीजों के लिए यूज हो रहा है, 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। एक बार तरीका समझ आ गया, 5 वेरिएबल्स होंगे तब भी यूज कर लोगे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पता है क्रैमर्स रूल का फायदा क्या है? क्रैमर्स रूल का एक फायदा ये है कि इससे सीधा आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चलती है। जो पीछे वाला मेथड अभी हमने किया उसमें आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, सब कुछ करते हो, पर उसमें प्रॉपर वैल्यू नहीं पता चलती आपको एक्स वाई जेड की। बट क्रैमर्स रूल में आपको प्रॉपर वैल्यू पता चलती है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, जेड की वैल्यू क्या आएगी, सीधा। और एक बात सोचो, जैसे ही आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई, वैसे आपको ये नहीं पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं, है ना? पता चल गया x की वैल्यू कुछ एक परफेक्ट आ गई, y की वैल्यू भी परफेक्ट आ गई, z की वैल्यू भी परफेक्ट कुछ एक वैल्यू आ गई, तो मुझे साफ 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 पता नहीं चल गया कि एक ही सोल्यूशन होने वाला है, वो भी ट्रिवियल, वो भी यूनिक सोल्यूशन। क्रैमर रूल अच्छा मेथड है, ठीक है, काफी अच्छा मेथड है। अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मेथड एक्चुअली है क्या। 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब ये निकालते हैं हम d d1 d2, d1 d2 बोलो, ट्राइंगल ट्राइंगल 1 2 बोल लो, मर्जी आपकी, सब आपका, ध्यान इधर दो। ठीक है, अब देखो ये है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यही तो है ना? अब ना मैं जैसे आपको बोलती आई हूं कि यू हैव टू फाइंड अ रिलेशन। अब आप दिखाओ, मैं आपको बताती हूँ कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। ये है, ठीक है, बचा ही क्या है, सिर्फ ये वाली तो बची है, अब C1 C2 यही वाला कॉलम बचा है। जब मैं डेल्टा 1 निकालूंगी तो 1 है, 1 वाली चेंज हो जाएगी। जब 2 निकालूंगी तो 2 है, 2 वाली चेंज हो जाएगी और 1 वाली सेम रहेगी। रिलेशन समझ आए? क्या समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को कि रिलेशन बताओ, मैथ्स में रिलेशन बनाओ। जब 1 था तो 1 वाली चेंज हुई और जो बची थी वो आ गई। जब 2 था तो
2 वाली चेंज हुई, जो बची थी आ गई, और फर्स्ट वाली ऐसी की ऐसी रही। अब x क्या है, क्योंकि यहाँ पे x वाला ही तो चेंज हो रहा है, 1 क्या है, 1x है, 1x है, 2y है फर्स्ट वेरिएबल, तो y और y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा। कितना इजी मेथड था ना, कितना इजी, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसमें एटलीस्ट एडजॉइंट ए बी इंटू ये, कहीं भी यार कंफ्यूज हो गए कि एडजॉइंट बी इंटू ए करना था या क्या करना था, इसमें तो वो चांस भी नहीं है। ठीक है, सीधा निकाल लो वैल्यू, आपको सीधा आंसर पता चल जाएगा। और डिटरमिनेंट निकालना आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, उसमें आपको डाउट नहीं आएगा आप लोगों को। अब बात आती है ये, x क्या था, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y क्या था, सिर्फ लॉजिक के बेस पर बात करेंगे, ठीक है, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। ठीक है, अब एक बात बताओ, डेल्टा नॉन जीरो, तो केसेस इसी पर बन रहा है, डेल्टा पे, नीचे वाले पे, ठीक है, डेल्टा नॉन जीरो आ गया, सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, वहां पर भी तो डेल्टा नॉन जीरो था। जब डेल्टा नॉन जीरो था यानी ए नॉन जीरो था, तो एक्स को जीरो होना पड़ा था, कुछ भी चॉइसेस थी, एक्स को जीरो होना पड़ा था। क्या बना था, ट्रिवियल सोल्यूशन बना था। रिजल्ट सेम है बच्चे, रिजल्ट सेम है, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो थी, यहाँ जो डेल्टा है वो भी तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है। तो जैसे ही डेल्टा नॉट इक्वल टू, अब थोड़ा लॉजिक इधर देखो, ये नॉन जीरो है, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो इसकी भी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, समझ आया। क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस वाला केस है, इक्वल टू C1 है या C1 हो भी नो भी, कोई फर्क ना पड़ता, हम कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ये पता नहीं लैंग्वेज शिफ्ट कैसे हुई अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे C1 दिया हुआ है, C1 C2 दिया हुआ है, उनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इस वाले में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का फंडा ही नहीं है क्रैमर्स रूल में। क्रैमर रूल में जनरली C1 C2 ले लिया, C1 C2 जीरो है तो होमोजीनियस वाले रिजल्ट लगा दो, C1 C2 नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस वाले रिजल्ट लगा दो, रिजल्ट सेम रहेंगे। अब देखो वहां क्या था, होमोजीनियस वाले में वहां जब हमने पढ़ा a नॉट इक्वल टू जीरो डिटर्मिनेंट, तो x को जीरो होना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन था। लेकिन मैं नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में कॉमन तो यही था ना कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, यूनिक सॉल्यूशन आएगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। रिलेशन बनाना सीखो, उसमें इतना मजा आएगा ना कसम से, रिलेशन जब आप बनाना सीखोगे। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि भाई होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में, मैंने आपको ये बताया कि होमोजीनियस की बात कर लो, नॉन होमोजीनियस की बात कर लो, और क्रैमर रूल की बात कर लो। ठीक है, जब आप बात करोगे तो भैया जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो था तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन बना था, और यूनिक भी ट्रिवियल वाला बना था। यहाँ जब मैंने डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बोला तो यहाँ यूनिक बना था, लेकिन ट्रिवियल होना ना होना जरूरी नहीं है। यहाँ जब मैं बोल रही हूँ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ भी यूनिक ही सॉल्यूशन बन रहा है। सेम केस है कि यहाँ ट्रिवियल भी बन सकता है और नॉन ट्रिवियल भी बन सकता है, बट यहाँ हमेशा नॉन ट्रिवियल बनेगा। समझ आ रहा है कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं बिलीव कर रही हूँ ऐसा, मैं अपने आप मैं भरोसा कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये चीजें। ठीक है, तो अब जैसे ही, अब क्या हुआ, अगर मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ले लिया तो यहाँ क्या केस बन रहा था, तो सिस्टम तो इनकंसिस्टेंट हो गया ना, है ना। अगर ये ए नॉन जीरो सिस्टम, तो अब सिस्टम यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि भैया डेल्टा जीरो है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस उसने मुझे नहीं बोला है। ठीक है, तो अब मुझे बात आती है क्रैमर रूल में होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वाला कोई रिलेशन नहीं था, हमने रिलेशन एक बना लिया। अब बात आती है, अगर मेरे पास डेल्टा जीरो आ गया तो, और कोई भी एक डेल्टा वन और डेल्टा टू नॉन जीरो है, एक्स क्या है डेल्टा वन बाई डेल्टा, वाई क्या है डेल्टा टू बाई डेल्टा, ये तो जीरो है, और साथ में कोई भी एक नॉन जीरो आ गया, तो बेटा समथिंग अपॉन जीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी, एक्स इन्फिनिटी, हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। मैं इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पे कोई भी एक नॉन जीरो है, कोई भी एक जीरो भी है, तो भी जीरो बाय जीरो बन रहा है, तो मैं बोलूंगी इनकंसिस्टेंट है। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वाली कोई बात नहीं की है इसने। अगर वो ऐसा बोलता कि डेल्टा ये वाला सिस्टम है, तो हम वहां पे जाके सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जाके बात करते हैं। बट अब हम अगर क्रैमर्स रूल लगा रहे हैं, तो क्रैमर्स रूल में हमारी फर्स्ट कंडीशन तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई, क्या कि डेल्टा नॉन जीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट डेल्टा जीरो है और कोई भी डेल्टा वन डेल्टा टू नॉन जीरो है, तो हमारे पास होंगे इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। देखो तीन थे, पहली बात तो बना ली कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। फिर डेल्टा वन निकालना था तो वन वाला चेंज कर दिया, बचा ये कॉलम था,
अरे बचा ये कॉलम था, इस कॉलम को क्या किया, चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा 1 में। डेल्टा 2 में ये कॉलम कहाँ आया, यहाँ। डेल्टा 3 में ये कॉलम कहाँ आया, यहाँ। x1 x क्या हो गया, डेल्टा 1 बाय डेल्टा। अब अगर आप XYZ ही निकाल लिए आपने, सोचो ध्यान से, अगर आपने XYZ ही निकाल लिए सॉल्व करके, तो दिक्कत है कोई, तो आपको तो सीधा पता चल गया। लेकिन यार हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें थोड़ा सा जल्दी करना है, तो आगे तो हम उस क्वेश्चन को इजी करने के लिए आ गए इन बातों पे। क्या आए हम, x था हमारे पास डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y था हमारे पास डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और z था हमारे पास डेल्टा 3 बाय डेल्टा। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं डेल्टा नॉन जीरो एज यूजुअल ऑलवेज की तरह ये आएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत कदापि नहीं। फिर बात आती है, अब देखो यहाँ केस क्या बन रहा है, यहाँ ये वाला केस बन रहा है, डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा। एक केस बन रहा है कि डेल्टा तो जीरो है, डेल्टा नॉन जीरो वाला बन गया, डेल्टा जीरो है। एक केस बन रहा है कि डेल्टा 1 नॉन जीरो या फिर डेल्टा 2 नॉन जीरो, और दूसरा केस बन रहा है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे के सारे जीरो। जब ये हो जाएगा तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है ना, यानी एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट है, 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। वो हम लिमिट में आगे जाएंगे, इतना वो करने की जरूरत नहीं। जीरो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तभी तो कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो बन रहा है ना, यही हो रहा है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे, इनफाइनाइट। लेकिन अगर एक जीरो बन के दूसरा नॉन जीरो बन रहा है और इनफाइनाइट बनने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे आ जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ आई, क्रैमर रूल समझ आया? हाँ, कि जब भी मेरे पास डेल्टा जीरो है, डेल्टा नॉन जीरो है, तो मेरे पास सीधा का सीधा ही यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन डेल्टा जीरो है तो सेम वहाँ जॉइंट है इनटू बी वाला केस ले लो, या फिर यहाँ पे केस ले लो। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 कोई भी एक नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन है, तीनों ही जीरो हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे मेरे पास। समझ आया? और इसी के साथ ही हम पूरा डिटर्मिनेंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट का रीकैप पूरा कंप्लीट होता है। हमने मैट्रिसेस का पूरा कर लिया है, हमने डिटर्मिनेंट का पूरा कर लिया है। ऑल राइट, एंड नाउ आई होप कि आपके मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। एवरीथिंग इज क्लियर ऑन योर साइड टू। ऑल राइट, सो अच्छे से रिवाइज कीजिए, थॉरली रिवाइज कीजिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, यू हैव टू टेक्स्ट मी और यू हैव टू मैसेज इन द क्वेरी बॉक्स दैट मैम lecture completed, no doubts, and if you have doubts you have to ask them in your query box. All right, I want those messages from you guys. Okay, so stay safe, take care, Jai Hind, and thank you.